नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की यूनिट नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस 3 है। तो इसकी यूनिट अगर हम देखें तो इसमें बात करता है यूनिट नंबर 2 किसकी, पावर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल पावर की बात हो रही है। देन उसके बाद देखते हैं तो सेकंड टॉपिक आता है हमारा क्या, लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर, दैट इज इंटरनेशनल मोरालिटी, पब्लिक ओपिनियन एंड इंटरनेशनल लॉ। देन लास्ट टॉपिक हमारा आता है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे टॉपिक्स हैं फॉर द डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज पावर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट इज पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या है, बेसिकली पावर का मतलब सिंपल इतना है कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, इन द सेंस कि एक बंदे की अगर पावर हमें देखनी है तो हम ये देखते हैं कि वो दूसरे बंदे को कितना ज्यादा डोमिनेट कर सकता है। तो जो पर्सन दूसरे पर्सन पे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो हम उसे कहते हैं ही इज द मोर पावरफुल पर्सन। ठीक है, अब पावर के कोई कई एलिमेंट्स होते हैं, लाइक फिजिकल पावर, ठीक है, लाइक मेंटल पावर, लाइक साइकोलॉजिकल पावर। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक पर्सन, मतलब वन जो पर्सन है, पर्सन नंबर 1, वो पर्सन नंबर 2 से मेंटल पावर में ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम मेंटल पावर की बात करते हैं तो 1 इज मोर पावरफुल देन 2। सपोज दैट, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर फिजिकल पावर की हम बात करें तो फिजिकल पावर में देखें अगर, तो सेकंड पर्सन जो है वो मोर पावरफुल देन पर्सन नंबर 1 है। तो इसका मतलब जब डोमिनेशन की बात आएगी तो अगर मेंटल डोमिनेशन करना होगा तो फर्स्ट पर्सन इज मोर पावरफुल देन द सेकंड पर्सन, और अगर फिजिकल ओवर पावर करना होगा तो उस केस में जो सेकंड पर्सन है ही इज मोर पावरफुल देन द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, इन इंटरनेशनल रिलेशंस पावर इज एबिलिटी ऑफ स्टेट टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ स्टेट किस सेंस में, जो अदर स्टेट्स हैं उसका बिहेवियर उस स्टेट के प्रति कैसा रहेगा उसको इन्फ्लुएंस करना, वो अपने डिसीजंस किस तरीके से लेगा उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना, उसको बोला जाता है पावर। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो क्या है, वेदर थ्रू परसुएशन, प्रेशर और फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि अपने जो स्टेट के गोल है, जो पावरफुल स्टेट है उसके जो गोल है वो फुलफिल होने चाहिए, किसी भी तरीके से हो, परसुएशन से हो, प्रेशर से हो या फिर फोर्स से हो। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो पावर इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग डिप्लोमेसी, वॉर, अलायंस एंड ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है, तो पावर जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रोस्पेक्ट है, वो जरूरी है किस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है बेस्ड ऑन द डिप्लोमेसी, वॉर, अलायंस एंड द ग्लोबल लीडरशिप, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन किस तरीके से बिहेव करेगा, कौन किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप उठा सकता है, वो चीज का एनालिसिस करने के लिए पावर जरूरी है। देन डेफिनेशंस की अगर बात करें तो हंस मॉर्गेंथ्यू को देखें अगर तो ही वाज द रियलिस्ट थिंकर। ठीक है, तो पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, तो माइंड मतलब थॉट प्रोसेस एज वेल एज द एक्शन बेस्ड ऑन दैट थॉट प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द पावर, जो उस पर्सन को अपने अकॉर्डिंगली वर्क कराना चाहता है। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस और उस थॉट प्रोसेस के बेस पे एक्शंस, ठीक है, उन दोनों को कंट्रोल कर जा सकता है बाय द पावर। देन ये नेक्स्ट ऑथर की डेफिनेशन है, दैट इज जोसेफ ने। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू हिम ही डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर का मतलब क्या है, हार्ड का मतलब ही समझ में आ जाता है कि जहां पर फोर्स, कोर्जन वगैरह लगाया जा रहा है, जैसे मिलिट्री या इकोनॉमी के थ्रू। ठीक है, जब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं या फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं या फिर मिलिट्री के थ्रू इंटरवेन किया जाता है, इंटरफेयर किया जाता है। या और दूसरी पावर क्या है, सॉफ्ट पावर, जहां पर कल्चर, वैल्यूज और डिप्लोमेसी के थ्रू इंटरफेयर किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पावर अगर देखें तो क्या क्या है, सबसे पहला आता है हार्ड पावर, देन सॉफ्ट पावर एंड देन स्मार्ट पावर। तो हार्ड पावर का मतलब क्या है, यूज ऑफ कोर्जन, हम डिस्कस कर चुके कि जब मिलिट्री और ये सारी चीजें मतलब जबरदस्ती जोर दबाव बना करके आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो टू टेक द डिसीजंस, टू थिंक। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। ठीक है, देन उसके बाद सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस थ्रू कल्चर, आइडियाज एंड वैल्यूज। ठीक है, तो जब कोई जैसे बोलता है ना, जो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप होता है वह वो किस पे बेस्ड होता है, जब जो शिष्य होता है वो गुरु के कल्चर, वैल्यूज और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियाज हैं उससे इंस्पायर्ड होता है, तो जो गुरु कह देता है वो शिष्य मान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल अपील ऑफ के पॉप और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या है कि जब इन्फ्लुएंस किसके थ्रू हो, जब सामने वाले के डिसीजंस को, सामने वाले के थॉट को, सामने वाले के एक्शंस को आप अपने कल्चर, आइडियाज और वैल्यूज से इन्फ्लुएंस करो ताकि वो आपके फेवरेबल डिसीजंस या फिर थॉट प्रोसेस रखे। देन उसके बाद आता है क्या, स्मार्ट पावर। इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट। तो बेसिकली जो स्मार्ट पावर है वो क्या है कि भाई आप कई जगह तो कल्चर, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पर जब वो नहीं मान रहा
तब आप क्या कर रहे हो, तो आप हार्ड पावर का यूज कर सकते हो, ऐसी आप धमकी दे रहे हो, तो दैट इज द स्मार्ट पावर। देन उसके बाद क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो एलिमेंट्स क्या क्या है ये समझ लेते हैं कि भाई एक नेशन की पावर को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि नेशनल पावर दो चीजों पे डिपेंड करती है, दैट इज टेंजेबल और इनटेंजेबल, मतलब जिसको टच किया जा सकता है और जिसको टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पॉपुलेशन का, मैन पावर बढ़ाती है, मतलब मिलिट्री के लिए, ह्यूमन पावर के लिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो जिस देश की पॉपुलेशन बहुत कम है वो प्रॉब्लम है, और जिस देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम होगी, रिसोर्स एलोकेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए पॉपुलेशन का मीडियम रहना जरूरी है, जहां पर आपका देश कमजोर भी ना पड़े और जहां पर आपका देश बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड भी ना हो जाए, ताकि रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट होने लगे। देन लार्ज मार्केट की तरह बिहेव करती है, जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर इकोनॉमी जो है इन्वेस्ट करना चाहती है, अदर कंट्रीज जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का वो एक गढ़ बन जाता है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो क्या है, डेमोग्राफिक्स इफेक्ट प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। ठीक है, तो जो डेमोग्राफिक है मतलब जो पॉपुलेशन है वो किस चीज को अफेक्ट करती है, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी उस देश की, और क्या इनोवेशंस क्या उसमें एस्पेक्ट बचता है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो इंडिया और चाइना का एग्जांपल है, ह्यूज पॉपुलेशंस प्रोवाइड वर्कफोर्स एंड कंज्यूमर मार्केट्स। ठीक है, तो इंडिया और चाइना की अगर बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन है इन दोनों के पास, पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं दोनों, तो अगर इनकी बात करें तो उस पॉपुलेशन का फायदा क्या है, वर्कफोर्स ज्यादा है, प्लस जो कंज्यूमर मार्केट्स है वो ज्यादा है, बिकॉज वाइड रेंज ऑफ लोग वहां पे रहते हैं, तो इसलिए जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो कंज्यूमरेबल्स हैं वो ज्यादा वहां पे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। देन फिर ये नेक्स्ट एग्जांपल हुआ। देन उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात करें तो क्या है इंपॉर्टेंस देखें, तो ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वो कितना पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली किस चीज पे इंफ्लुएंस होता है ज्योग्राफी का, सिक्योरिटी में, रिसोर्सेज में, एक्सेस टू ट्रेड रूट्स एंड नेचुरल बैरियर्स। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाता है ना कि पहाड़ों से घिरी हुई है, मतलब वहां पे उसके प्रोडक्शन के लिए पहाड़ है तो उस पे कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, देन ट्रेड रूट्स डिसाइड होते हैं एक पर्सन, एक कंट्री की ज्योग्राफी के बेसिस पे कि वो किस जगह पे सिचुएटेड है, वहां पे लैंड ट्रेड हो सकता है या वाटर ट्रेड होगा या फिर एयर ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, देन रिसोर्सेज उसके जो हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास ऑयल की स्कार्सिटी है, एज वेल एज जो ईरान है उसके पास ऑयल बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है, दुबई के पास सफिशिएंट ऑयल। तो बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी ज्योग्राफी बेस्ड होते हैं। देन उसके बाद देखें तो क्या एग्जांपल्स देखें, अगर तो रशिया को देखें तो वास्ट टेरिटरी एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हेल्प इन डिफेंस। ठीक है, देन यूएस को अगर देखें तो सराउंडेड बाय ओशन, ज्योग्राफिकल इंसुलेशन फ्रॉम वॉर्स, तो ओशन से सराउंडेड है यूएसए, जिसकी वजह से वॉर से इंसुलेटेड रहता है ज्यादा। देन पनामा दैट इज अ कैनाल दैट इज स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर ग्लोबल शिपिंग। ठीक है, तो ग्लोबल शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेट का काम करता है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद आता है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है फॉर द पावर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो कैसे, फ्यूल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन के लिए एक तरीके का फ्यूल है, एज वेल एज मिलिट्री पावर के लिए एक तरीके का फ्यूल है। ठीक है, देन कंट्रीज रिच इन ऑयल, मिनरल्स और वाटर हैव स्ट्रेटेजिक लेवरेज। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लेवरेज होने के कारण जो भी कंट्रीज ऑयल, मिनरल्स और वाटर्स में रिच है तो उसको क्या होगा, उसको फायदा होगा, उस पर बाकी कंट्रीज अटैक नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज सब जगह को सप्लाई वही दे रहे हैं। देन एग्जांपल्स अगर देखें, सऊदी अरेबिया दैट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस ड्यू टू ऑयल एक्सपोर्ट। ठीक है, देन रशिया, तो रशिया क्या है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया क्या है, बेसिकली इन्फ्लुएंसर है, सिंस द सऊदी अरेबिया हैज ऑयल और वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, देन रशिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है ऑफ द नेचुरल गैस। एंड देन डीआर कॉन्गो दैट इज रिच इन कोबाल्ट एंड लिथियम फॉर टेक बट अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के लिए कोबाल्ट और लिथियम का जरूरी है प्रेजेंस होना, तो इसके पास है पर ये अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, देन उसके बाद इकोनॉमी अगर देखें तो क्या है, तो एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी उसको पावरफुल बनाने में हेल्प करती है, जैसे मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होंगे एंड एड डिप्लोमेसी होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उस देश का बहुत ज्यादा स्टेबल सिस्टम माना जाता है, क्योंकि उसकी मिलिट्री भी स्टेबल होगी और उसकी सारी चीजें, उसकी मार्केट स्टेबल होगी, तो वो ज्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है इन द केस ऑफ वॉर। ठीक है, देन उसके बाद डिटरमाइंस इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल क्रेडिट। ठीक है, तो जो इकोनॉमी है वो किस चीज को डिटरमाइन करती है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या होगा, सिंस इकोनॉमी रेगुलेट्स एवरीथिंग, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में भी इकोनॉमी स्टेबल होना जरूरी है, एंड इंटरनेशनल क्रेडिट कैसा होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस लाइक लोन एंड एटसेट्रा, वो सब चीजें इस चीज पे डिपेंड करती है। देन एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या है,
यूएसए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबल रिजर्व करेंसी यूएसडी, जो कि नापा हमेशा यूएस डॉलर से जाता है, हमेशा कंपैरिजन यूएस डॉलर से होता है, ठीक है। देन उसके बाद चाइना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर विद ग्लोबल ट्रेड डोमिनेंस, ठीक है। तो ट्रेड डोमिनेंस किसके पास है? चाइना के पास। देन जर्मनी को अगर देखें तो क्या है? यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक इंजन ड्राइव्स यूरोपियन पॉलिसी। तो जर्मनी क्या है? यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इंजन है, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो क्या टेक्नोलॉजी अगर देखें तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर बिल्डिंग द पावर बनाने के लिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से क्या होता है? मिलिट्री जो है वो इनहेंस होती है, जैसे ड्रोन अटैक्स वगैरह या फिर साइबर अटैक्स वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड साइबर कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, और जिसकी वजह से जो एक देश है या फिर एक कंट्री पावरफुल हो जाती है। देन उसका टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है? इनोवेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी, ठीक है। तो इनोवेशन जो है वो किस चीज को बढ़ाती है? इकोनॉमिक को, और जो स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी है वो इनोवेशन के साथ बढ़ती रहती है। देन एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या है? यूएसए का टेक जायंट्स दैट इज एप्पल, गूगल एक्सेट्रा। देन इजराइल का एडवांस साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस टेक, ठीक है, आयरन डोम एक्सेट्रा, ठीक है। देन साउथ कोरिया का ग्लोबल लीडर इन सेमीकंडक्टर्स एंड 5G, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं, ये आप एग्जाम में जरूर मेंशन करोगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है? मिलिट्री पावर, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मिलिट्री पावर जो है वो एक देश की पावर को डायरेक्टली डिफाइन करती है। डायरेक्टली कोई देश उस पर अटैक ना करे या फिर उसकी बात माने, तो वो जनरली जो चीजें हैं वो हार्ड पावर के थ्रू मिलिट्री पावर पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस अगर देखें, एसेंशियल फॉर डिफेंस है, अपने आप के बचाने के लिए, डेटरेंस दूसरे को डराने के लिए, एंड प्रोजेक्शन ऑफ पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हम कितने पावरफुल हैं, मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। देन मेजर्ड इन ट्रूप स्ट्रेंथ, कितने लोगों की सेना है उनके पास, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, क्या वो न्यूक्लियर बम बना चुके हैं या नहीं, एंड डिफेंस बजट कितना एलोकेट होता है उस देश की मिलिट्री के लिए। देन एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या है? यूएसए दैट इज लार्जेस्ट मिलिट्री बजट बेस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। देन रशिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर आर्सेनल एंड ह्यूज फोर्स इन यूक्रेन, एंड इंडिया इज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं ऑफ द मिलिट्री, तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए तो है नहीं। देन उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो क्या है? तो ये जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस करे, ये एलिमेंट्स जो आइसोलेशन में अगर आप देखोगे तो वो पावर को एनहांस नहीं करते, बल्कि ये क्या है? इन कलेक्शन, इन मतलब साथ में ये मिलके एक कंट्री की पावर को डिफाइन करते हैं और एक कंट्री की पावर को बूस्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अगर देखें तो चाइना का क्या है? पॉपुलेशन को यूज करता है एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डेवलप करता है टू फ्यूल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। तो किस चीज को? पॉपुलेशन को और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को यूज करके टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। देन uses its economy that is belt and road initiative to gain geopolitical influence, ठीक है। तो जो उसकी इकोनॉमी है उसको यूज करके जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनने की कोशिश है। देन फिर चाइना ने क्या किया? बिल्ड मिलिट्री बेसिस इन साउथ चाइना सी टू सिक्योर मैरीटाइम रूट्स, ठीक है। तो जो पानी का रास्ता है उसको सिक्योर करने के लिए साउथ चाइना सी में अपना एक बेस बनाया। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल पावर, किस तरीके से मेजर किया जाता है? तो पहला तरीका क्या है? कंपोजिट इंडेक्स ऑफ नेशनल कैपेबिलिटी, जिसको CINC बोलते हैं, मतलब कंपोजिट सारी चीजों का मिला के इंडेक्स ऑफ नेशनल कैपेबिलिटी, कितना कैपेबल है कोई नेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है? मेजर्स पावर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होना चाहिए? मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड पर्सोनल, ठीक है। तो मिलिट्री में कितना खर्चा हो रहा है। देन एनर्जी कंजम्पशन, कितना वो देश एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एंड स्टील प्रोडक्शन, कितना स्टील का प्रोडक्शन है, एंड पॉपुलेशन कितनी है उस देश की। इस चीज पे ये जो इंडेक्स है इसको कैटेगराइज किया गया। देन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मतलब रैंक्स मिलिट्री स्ट्रेंथ ग्लोबली, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग। देन सॉफ्ट पावर इंडेक्स, जो कि सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन कल्चर विदाउट मिलिट्री, बेस्ड ऑन कल्चर आइडियाज एंड वैल्यूज, ठीक है। तो कंट्रीज को रैंक करेंगे किस बेसिस पे? कल्चर, डिप्लोमेसी, एजुकेशन एंड ग्लोबल इमेज के बेसिस पे इस पे रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ दैट कंट्री विच इज सॉफ्ट पावर, ठीक है। देन आफ्टर दैट द कंक्लूजन ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो और हो गया, ठीक है। इस कंक्लूजन को एक बार आप लोग देख लोगे ताकि आप एग्जाम में कंक्लूजन को अच्छे से फ्रेम कर पाओ। देन आगे चलते हैं। अब आता है क्या? लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर। क्या लिमिटेशंस है एक नेशनल पावर में? तो लिमिटेशंस का मतलब क्या है? बंदिशें या फिर बाउंड्रीज। तो क्या बाउंड्रीज है एक नेशनल पावर की, ठीक है। तो while national power enables a country to pursue its interest on the global stage, it is not absolute or unlimited, ठीक है। तो बेसिकली पावर हमने ये समझा कि एक कंट्री जितनी पावरफुल है उसकी पावर का फायदा क्या है? कि वो दूसरे कंट्री पे इंफ्लुएंस कर सकती है
कि भाई आप ऐसा करो और आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, मतलब अपने फेवर के लिए दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो वहां पे हमें समझ में आया, पर वो जो इन्फ्लुएंस है वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड नहीं है, मतलब उसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, या कहूं तो उसकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है। These limitations promote stability, cooperation and accountability, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशंस है इनका फायदा क्या है, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको स्टेबल करती है, प्लस एक कॉपरेशन को, एक दूसरे के जो कंट्री एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती है उसको प्रमोट करती है, एंड एक कंट्री जो दूसरी कंट्री के लिए अकाउंटेबल है उसके एक्शंस के लिए उसको प्रमोट करती है। देन उसके बाद देखें तो टाइप्स ऑफ लिमिटेशन समझते हैं क्या है। सबसे पहला इंटरनेशनल मोरालिटी, ठीक है। तो इंटरनेशनल मोरालिटी का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अपने सेंस से बात करें तो जैसे एक पर्सन है उसका दूसरे पर्सन के प्रति क्या मॉरल चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड पर्सन है जिसे रोड क्रॉस करना है तो हम उसे क्रॉस करा सकते हैं, तो दैट इज द मोरल ग्राउंड। तो बेशक वो एक लीगल राइट नहीं है या फिर लीगल कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो अगर आप ऐसा कोई मॉरलिटी को अपनी अगर इनिशिएट करके खत्म कर दे या फिर बोलूं तो मॉरलिटी को मार दे, तो उस केस में क्या होगा, उस पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, पर यह मॉरलिटी का एग्जिस्टेंस जरूरी है ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस बने रहे, ठीक है। तो इसमें समझते हैं इंटरनेशनल मोरालिटी रेफर्स टू द शेयर्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड हाउ स्टेट्स ऑट टू बिहेव इन ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है। तो ऑट टू बिहेव का मतलब क्या है, किस तरीके से स्टेट्स को बिहेव करना चाहिए इन द ग्लोबल कम्युनिटी, ये चीज बताते हैं इंटरनेशनल एथिक्स। मतलब इंटरनेशनल मोरालिटी जो है वो कुछ एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करते हैं जिसपे स्टेट्स को वर्क करना चाहिए। ऑट टू मतलब मैंडेटरी नहीं है, पर स्टेट्स को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो बनी रहे, ठीक है। देन उसके बाद इट इज नॉट कोडिफाइड इन लॉ बट रिप्रेजेंट्स मॉरल कॉन्साइंस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसकी मॉरल कॉन्साइंस में है, ना कि कोई कोडिफाइड लॉ। देन उसके बाद एस्पेक्ट्स अगर देखें तो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक एथिकल चीज है कि भाई एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करके रखो, रिस्पेक्ट करो। देन कॉन्डमनेशन ऑफ एग्रेशन, जीनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स, ठीक है। तो जो वॉर क्राइम्स होते हैं, एग्रेशन होता है एक दूसरे पे किसी को एक्सटॉर्ट करना या किसी को एक तरीके से कोर्जन करना, ठीक है। एंड देन जीनोसाइड जो मास लोगों की हत्या होती है उसको रोकना, उसको उसके अगेंस्ट रहना। देन एक्सपेक्टेशन टू असिस्ट वीकर नेशंस ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे नेचुरल डिजास्टर हुआ या फिर कोई पेंडेमिक हुआ तो जो वीक नेशन है उसको प्रोटेक्ट करो, उसको बचा के चलो, नहीं तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सबकी एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी। देन उसके बाद एग्जांपल्स अगर देखें तो ये एग्जांपल्स है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये रशिया का एग्जांपल है फॉर इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लेटेस्ट है, ठीक है। ग्लोबली क्रिटिसाइज्ड फॉर वायलेटिंग मॉरल नॉर्म्स एंड सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली इट इज अ एग्जांपल ऑफ क्रिटिसिज्म वेयर द कंट्री हैज सीज्ड टू अबाइड द मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, ठीक है, ईरान नहीं है इराक है, ठीक है। तो 2003 का है, ये भी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद इंपैक्ट अगर देखें तो क्या है, मोरालिटी इन्फ्लुएंस स्टेट बिहेवियर, ठीक है। तो स्टेट का जो बिहेवियर है वो उसकी मोरालिटी पे डिपेंड है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके अंदर के संस्कार पे डिपेंड करता है, ठीक है। थ्रू इंटरनेशनल आउटरीच, मीडिया स्क्रूटिनी एंड रेपुटेशनल कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो इंपैक्ट है किसका, मोरालिटी का या फिर एथिक्स का, वो चीज स्टेट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे, थ्रू इंटरनेशनल आउटरीच, कैसा उसका आउटरीच है इंटरनेशनल, एंड देन मीडिया किस तरीके से उसको स्क्रूटिनाइज करती है, एंड रेपुटेशन उसकी कितनी है। देन कंट्रीज ऑफन सेल्फ रेस्ट्रेन टू अवॉइड ग्लोबल कंडेमनेशन, ठीक है। तो खुद ही चाहती हैं कि वो किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे कि वहां पर जब ग्लोबल जो बाकी कंट्रीज हैं उसे उसके अगेंस्ट लगे या फिर इमोरल चीजें होने लगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन का मीनिंग क्या है, जो उस देश की जनता है, जो उस देश के लोग हैं, जो सिटीजंस हैं, उनकी क्या ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू व्यूज, बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है उसके क्या बिलीव्स है, क्या सेंटिमेंट्स है, वो सब चीजें आती हैं किसमें, पब्लिक ओपिनियन में। देन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑन अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। तो बेसिकली जो पब्लिक ओपिनियन है वो बेसिकली कंट्री के जो फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस है उस पर बेस्ड होती है कि जो फॉरेन पॉलिसी उसने बनाई फॉर द अदर कंट्रीज, उसके लिए पब्लिक की क्या ओपिनियन है, पॉपुलेशन की क्या ओपिनियन है। देन इन डेमोक्रेसीज पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज अ पावरफुल चेक ऑन द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ फोर्स और फॉरेन एंगेजमेंट्स, ठीक है। तो जो एक देश की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फोर्स को यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, और जो उसके फॉरेन एंगेजमेंट है उसको किस तरीके से कर रही है, उस पे पब्लिक ओपिनियन जो है वो मैटर करते हैं, बिकॉज पब्लिक ने ही गवर्नमेंट को बनाया है। देन हाउ इट लिमिट्स पावर, किस तरीके से करती है पावर को लिमिट। पहला डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है मतलब जो लीडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन है उसको अपनी जनता को जवाब देना है, ठीक है। तो
लीडर्स रिस्क बीइंग वोटेड आउट इफ पब्लिक डिसएग्रीज विद फॉरेन पॉलिसीज। तो अगर फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरीके की बनी जिससे पब्लिक ओपिनियन में पब्लिक का डिसरिस्पेक्ट या फिर डिसएग्रीमेंट दिख रहा है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो उस केस में जो लोग हैं, जो चुने गए हैं जनता के थ्रू, वो डरते हैं कि अब की बार जनता उन्हें निकाल के बाहर फेंक देगी, तो इसलिए वो अकाउंटेबल रहते हैं टू द पब्लिक। ठीक है, देन कैन फोर्स गवर्नमेंट्स टू विथड्रॉ ट्रूप्स, चेंज फॉरेन पॉलिसी और अवॉइड वॉर्स। ठीक है, तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो इन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। देन एग्जांपल्स अगर देखें तो वियतनाम वॉर एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं, जिसमें से ये तो खास एग्जांपल है, इसको आपको डिटेल में पता भी होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो इंडिया ने जो क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस पे एक मूवी बेस्ड है, परमाणु। ठीक है, तो उस पर दिखाया गया था कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो बैन थे, लोगों ने मना कर रखे थे, विदेश जो पावर थे उन्होंने मना किए हुए थे, पर फिर भी इंडिया ने उसको टेस्ट किया था ताकि वो एक न्यूक्लियर पावर बन सके। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले तो क्या आता है इम्पैक्ट अगर देखें इसका, तो क्या है, गवर्नमेंट शेप पॉलिसीज टू अलाइन विद पब्लिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज को किस तरीके से शेप करता है ताकि जो पब्लिक जनता की जो एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो जो है वो पूरी हो सके। देन पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो अफेक्ट्स अलायंस, एड एंड ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, तो जो ट्रेड पॉलिसीज है, जो अलायंस है, जो एड्स है, उसको भी अफेक्ट करता है पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है इन द केस वेयर द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड बाय द पब्लिक। ठीक है, नेपाल का हाल ही का एग्जांपल है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो अपनी गवर्नमेंट से नहीं मैच कर रही थी, तो नेपाल में क्या हुआ, फिर उस चीज का विरोध हुआ और विरोध के बाद रिजल्ट सबके सामने है। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो मैटर करती है फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि जो उसकी जो पॉलिसीज हैं वो पब्लिक ओपिनियन के साथ ही चले। देन फिर आता है क्या, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है, वो लॉ जो कि देशों के बीच में चलता है। मतलब डोमेस्टिक लॉ हमेशा एक देश के अंदर जनता पे लागू होता है, और इंटरनेशनल लॉ मतलब एक देश और दूसरे देश के बीच में लागू होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कंट्रीज सब्जेक्ट होती हैं इन केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और डोमेस्टिक लॉ में सब्जेक्ट क्या होता है, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, देन इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ ट्रीटीज होती हैं इसमें, जो म्यूचुअली डिसाइड की जाती हैं बाय द कंट्रीज, कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स। ठीक है, तो अदर इंटरनेशनल एक्टर्स में सारे ग्रुप्स भी आते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, IMF एक्सेट्रा। तो वो सारे एक्टर्स प्लस स्टेट्स का मतलब क्या है, कंट्रीज, जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रहती हैं कि किस तरीके से वो रिलेशनशिप को गवर्न करेंगे, उसके क्या प्रिंसिपल होंगे, जैसे UDHR या फिर ICCPR। ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स या फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली क्या है, ये इंटरनेशनल लॉ का एस्पेक्ट है। देन इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कंडक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट्स द आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर। ठीक है, तो जैसे डोमेस्टिक लॉ क्या करता है, किसी भी अथॉरिटी को आर्बिट्ररी पावर को यूज करने से रिस्ट्रेन करता है, रोकता है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी जो कंट्रीज है उसको अपनी पावर को आर्बिट्ररी यूज करने से रोकता है, प्लस लीगल फ्रेमवर्क बनाता है कि आपको किस तरीके से पावर को इनैक्ट करना है। देन सोर्सेस अगर देखें तो इंटरनेशनल लॉ के क्या है, यूनाइटेड नेशन चार्टर, जेनेवा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके जो डिसीजंस है, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट्स की तरह काम करते हैं इन मेकिंग द लॉ। ठीक है, और बाकी जो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इन सब चीजों पर बेस्ड होता है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या है, प्रोहिबिशन ऑन एग्रेशन, दैट इज आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ UN चार्टर फॉरबिड्स यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को यूज करने से प्रोहिबिट करता है। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ट्राइज इंडिविजुअल्स फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है या फिर वॉर रिलेटेड क्राइम हो रहा है, तो उस केस में जो इंडिविजुअल का ट्रायल है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है। देन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, तो जो रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एग्रीमेंट है। एंड देन WTO डिस्प्यूट मैकेनिज्म, तो अगर ट्रेड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसका WTO का मैकेनिज्म है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। देन इंपैक्ट अगर देखें तो क्या है, इनकरेजेस पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो अगर इंटरनेशनल लॉ है और लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो सिमिलरली जैसे इंडिया में है या फिर किसी भी देश में अगर लॉ बना हुआ है डोमेस्टिक, तो उसके वायलेशन के लिए उसका रिड्रेसल का तरीका भी है, और वो रिड्रेसल का तरीका क्या है, पीसफुल है, जिसमें लोगों की जान नहीं जाएगी। तो सिमिलरली जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या करता है, वो पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंकरेज करता है। देन होल्ड्स स्टेट अकाउंटेबल फॉर वायलेशन, तो जो भी कंट्री वायलेट कर रही है इंटरनेशनल लॉ को उस पे पेनल्टीज इंपोज करता है। एंड देन वायलेशन कैन लीड्स टू सैंक्शंस, और सैंक्शंस आइसोलेशन और लॉस ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, तो वायलेशन जो है इंटरनेशनल लॉ का, उससे सैंक्शंस इंपोज करे जाते हैं, इकोनॉमिकल सैंक्शन, मिलिट्री सैंक्शंस, या फिर स्टेट को आइसोलेशन में छोड़ा जाता है जहां पे उसके साथ कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं करेगा, और लॉस ऑफ लेजिटिमेसी भी हो जाता है। देन उसके बाद देखें तो क्या है,
इंटरप्ले अमंग दीज लिमिटेशंस। तो क्या इन तीन लिमिटेशंस का इंटरप्ले है, देख लेते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट्स थ्रू एन आउटकम फॉर नेशनल पावर, ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल मोरालिटी को अगर देखें तो ग्लोबल कंसाइंस एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ये लगाई जाती है। मतलब इसको लगाने वाले कौन है? ग्लोबल कंसाइंस, जो लोगों का अपना कंसाइंस है, और जो डिप्लोमेट्स हैं ऑफ द कंट्री वो यूज करते हैं इसको, इंटरनेशनल मोरालिटी को। और आउटकम क्या है इसका? इनकरेजेस एथिकल रेस्ट्रेंट। तो जो एथिकल रेस्ट्रेंट है, जो हमारी आत्मा हमें रोकती है कोई गलत काम करने से, उसको इनकरेज करता है। देन पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है? कैसे इंपोज कराई जाती है इसको? प्रोटेस्ट के थ्रू, मीडिया और इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन यहां से इन्फ्लुएंस करती है। एंड देन फोर्स लीडर्स टू कंसीडर डोमेस्टिक मूड, ठीक है। तो जो लीडर्स ऑफ द कंट्री हैं उनको फोर्स करती है, उन पे कोर्जन की तरह काम करती है कि डोमेस्टिक मतलब अपनी जनता के मूड को समझो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को अगर देखें तो क्या है? लीगल फ्रेमवर्क्स हैं एंड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इसको इन्फोर्स किया जाता है। एंड इसका अगर देखें तो इंपोजेस लीगल ऑब्लिगेशंस एंड पेनल्टीज, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशंस को इंपोज करती है, और अगर उस ऑब्लिगेशंस को नहीं माना तो पेनल्टीज को, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देख लो। देन ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेना एक बार। देन आगे चलते हैं, यहां पर आपका एग्जांपल खत्म हो जाता है। एंड फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी ओवर हो जाएगा आफ्टर दिस कंक्लूजन, ठीक है। तो यहां तक आप कंक्लूजन को एक बार कंक्लूजन पढ़ जरूर लिया करो। सिंस कंक्लूजन पढ़ने से फायदा होता है कि आप जो है कंक्लूजन को फ्रेम अच्छे से कर सकते हो। तो कंक्लूजन जब आएगा तो वीडियो पॉज करके एक मिनट रीड आउट कर लिया करो, ठीक है। देन अब आता है क्या? बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है? सिंपली हम डिस्कस भी कर चुके हैं बहुत बार कि बैलेंस ऑफ पावर मतलब कि पावर को इस तरीके से बैलेंस करो कि अपनी पावर का कोई मिसयूज करके दूसरे की पावर पे इफेक्ट ना डाले, ठीक है। तो बोला जाता है कि हमारे पास राइट है। राइट कब तक है? जब तक हम अपने राइट को यूज करके दूसरे के राइट को वायलेट ना करें, तब तक हमारा राइट है। सिमिलरली हमारे पास पावर है, हम पावरफुल हो सकते हैं, पर हम अपनी पावर से दूसरे के डिसीजंस को, दूसरे के एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको देखें तो इट इज अ बेसिकली सेंट्रल कॉन्सेप्ट द इन इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेशली इन रियलिस्ट थ्योरी, ठीक है। तो जो रियलिस्ट थ्योरी है उसमें बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर नो सिंगल स्टेट और अलायंस बिकम डोमिनेंट, ठीक है। तो कोई भी सिंगल स्टेट या अलायंस को डोमिनेट नहीं होने देना है, बल्कि सबके बीच में पावर को बैलेंस रखना है, ठीक है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल स्टेट्स टू प्रिवेंट हेजिमनी एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। तो पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो पावर है वो डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स द बैलेंस ऑफ पावर इज लाइक अ स्केल। When one side gains too much power, the others align or build power to balance it out, ठीक है। तो जब एक देश या एक कंट्री बहुत पावरफुल हो जाता है तो क्या होता है? जो कम पावरफुल लोग हैं वो एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, ताकि उसको काउंटर कर सके, ठीक है। देन उसके बाद डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है? बिकॉज इट इज अ रियलिस्ट प्रिंसिपल। तो हंस मॉर्गेंथी वाज अ रियलिस्ट थिंकर, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन है दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर इज एन एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स in which power is distributed among several nations with approximate equality, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि इट इज अ स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब जहां पर जो पावर है वो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड करी जाती है। हमने इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। वैसे ही इनइक्वालिटीज ऑफ पावर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली ये भी डेफिनेशन भी यही कहती है। देन आगे चलते हैं, कोर फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्या है ये समझ लेते हैं। एनार्की ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। एनार्की का मतलब क्या है? जहां पर सेंट्रल पावर नहीं है या फिर सिंगल पावर नहीं है गवर्न करने के लिए, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें कोई सिंगल पावर या कोई अथॉरिटेटिव पावर नहीं है जो अपने इन्फ्लुएंस से इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करा सके, ठीक है। तो देखिए अगर एक्सप्लेनेशन का क्या है, नो सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट्स मस्ट मैनेज देयर ओन सिक्योरिटी, ठीक है। तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं कि भाई जैसे इंडिया में अगर सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें तो पुलिस है या मिलिट्री है, तो ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस पे नहीं है। तो स्टेट की खुद की जिम्मेदारी है अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करना, मेंटेन करना। देन सेल्फ हेल्प, मतलब आप खुद के हेल्प कर सकते हो। स्टेट बिल्ड देयर ओन कैपेबिलिटीज और फॉर्म अलायंसेस, ठीक है। तो स्टेट जो है अपनी कैपेबिलिटीज को खुद बिल्ड करती है या फिर दोस्ती और एकजुटता को मेंटेन रखती है। देन फीचर अगर देखें तो क्या है, पावर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेस्ड ऑन द इक्वलिटी, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। देन एक्सप्लेनेशन अगर देखें, स्टेट्स ट्राई टू इंश्योर नो वन स्टेट बिकम्स टू स्ट्रांग। तो जो बाकी स्टेट्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना बन जाए, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना बनने के लिए वो क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई स्टेट हो रहा होता है तो हम लोग आपस में यूनाइट हो जाते हैं ताकि उसको हम काउंटर कर सके, ठीक है। देन प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब नाम से क्लियर है कि प्रिवेंशन, रोकना, ठीक है। स्टेट्स में टेक स्टेप्स टू स्टॉप राइजिंग पावर्स। तो अगर राइजिंग पावर कोई हो रही है बहुत ज्यादा तो उसको रोकने के लिए स्टेप्स इनिशिएट किए जा सकते हैं।
लाइक आर्म्स रेस, डिप्लोमेसी और वॉर एटसेट्रा, ठीक है। देन उसके बाद डायनामिक प्रोसेस अगर देखें तो क्या है, इट इज नॉट स्टैटिक, पावर कॉन्स्टेंटली शिफ्ट एंड स्टेट्स रिएक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, प्लस ये कोई भी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, मतलब एक फिक्स प्रोसेस नहीं है, बल्कि डायनेमिक है, कोई भी स्टेट कभी भी राइज करने लग सकता है। तो इसलिए जो पावर है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट होती है, और जो स्टेट का रिएक्शन है टुवर्ड्स दैट शिफ्टिंग वो भी चेंज होता रहता है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या आता है, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल, दैट इज हॉरिजॉन्टल बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो मतलब पावर इज रिलेटिवली इक्वल अमंग मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो है बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जो रिलेटिव स्टेट्स है, जो बाकी सारे स्टेट्स हैं, उनके बीच में पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिवाइडेड है। देन एग्जांपल अगर देखें तो यूरोपियन पावर इन 18th एंड 19th सेंचुरी, तो इट वाज द यूनिफाइड पावर, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स या फिर वर्टिकल बैलेंस ऑफ पावर अगर देखें तो क्या है, स्मॉलर और वीकर स्टेट्स अलाइन विद स्ट्रॉन्गर स्टेट्स टू मेंटेन बैलेंस, ठीक है। तो जो छोटे स्टेट्स हैं या फिर जो कमजोर स्टेट्स हैं या फिर कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के साथ अलायंस बनाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, सुपर पावर के साथ जुड़ जाते हैं ताकि उसको बैलेंस कर सके, ठीक है। तो एग्जांपल नाटो अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बैलेंसिंग सोवियत पावर, ठीक है। देन उसके बाद बाइपोलर बैलेंस ऑफ पावर, मतलब पावर डिवाइडेड बिटवीन टू मेजर पावर्स। इसका मतलब क्या है, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू मेजर पावर्स, तो दो मेजर पावर बने जैसे यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। देन मल्टीपोलर बैलेंस ऑफ पावर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो मल्टीपोलर का मतलब क्या है, बहुत सारे पावर्स हैं, ठीक है। तो सेवरल पावर्स मेंटेन बैलेंस, जैसे प्री वर्ल्ड वॉर 1 में यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मल्टीपोलर बैलेंस ऑफ पावर है। देन आता है आपका यूनिपोलर, नाम से क्लियर है, यूनिपोलर मतलब सिंगल, ठीक है। तो वन डोमिनेट पावर एग्जिस्ट बट बैलेंस बाय कोलेशंस और एसिमेट्रिक मेथड्स, ठीक है। तो जैसे पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करें तो यूएस डोमिनेंस जो थी वो यूनिपोलर थी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस। तो क्या मैकेनिज्म है बैलेंस को मेंटेन करने का, तो सबसे पहला अलायंस बनाना एक मैकेनिज्म है, मतलब स्टेट जॉइंट फोर्सेस टू काउंटर द राइजिंग पावर। तो स्टेट जो है वो अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं ताकि जो राइजिंग पावर है उसको काउंटर किया जा सके। देन उसके बाद क्या आता है, आर्म्स बिल्डअप, अपने हथियार, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो इसको देखें तो इंक्रीजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ टू डेटर थ्रेट्स, ठीक है। तो थ्रेट से को डेटर करने के लिए, धमकी को काउंटर करने के लिए मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देन डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेट्स के थ्रू, ऑफिस सेटलमेंट के थ्रू उसको नेगोशिएट करना, नेगोशिएशंस टू मैनेज राइवलरीज, ठीक है। तो जो राइवलरीज है उसको मैनेज करने के लिए डिप्लोमेसी का यूज करना। देन वॉर और इंटरवेंशन, तो इसको मतलब क्या है, समटाइम्स वॉर इज यूज्ड टू रीबैलेंस पावर, ठीक है। तो रीबैलेंस करने के लिए वॉर कर दो ताकि वो कंट्री थोड़ा सा लॉस में चली जाए और पावर बैलेंस हो जाए। देन उसके बाद बफर स्टेट्स, मतलब स्मॉल स्टेट्स बिटवीन राइवल्स टू रिड्यूस कंफ्लिक्ट, मतलब जो राइवल स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई स्मॉल स्टेट्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। देन हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखें तो बैलेंस ऑफ पावर इन 19th सेंचुरी यूरोप में देखें तो क्या है, कांग्रेस ऑफ वियना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो वियना सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रीस्ट्रक्चर्ड यूरोप आफ्टर नेपोलियंस डिफीट टू मेंटेन पीस। तो जो नेपोलियन की जब डिफीट हुई तो उसके बाद जब यूरोपियन पावर्स थी उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना यानी कि वियना सेटलमेंट किया गया ताकि यूएस में यूरोप में वापस पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। देन कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी, मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर का बैलेंस जो है एक दूसरे को काउंटर करता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो मेंटेन पीस वाया न्यूक्लियर डेटरेंस एंड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पीस बना यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, वो कैसे बना, न्यूक्लियर एक्टिव वेपन्स हैं दोनों के पास, एज वेल एज जो डिस्ट्रक्शन होगा वो दोनों ही देशों में बराबर का हो। देन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कर देखें तो क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज एज अ यूनिपोलर पावर बट राइजिंग पावर्स लाइक चाइना, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन। तो जब आफ्टर कोल्ड वॉर हुआ तो यूएसए वाज द ओनली पावर, यूनिपावर, ठीक है। तो उसके बाद कुछ पावर्स इमर्ज हुई, चाइना, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन, जो कि उसकी पावर को काउंटर करते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अगर देखें तो क्या है, प्रिवेंट्स हेजीमोनी, मतलब स्टॉप्स एनी वन स्टेट फ्रॉम डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर से क्या होता है कि कोई एक स्टेट पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर सकता। देन मेंटेन्स स्टेबिलिटी, तो इससे स्टेबिलिटी का माहौल रहता है बैलेंस ऑफ पावर से। एंड देन इनकरेजेस अलायंस एंड डिप्लोमेसी, तो अलायंस मतलब दोस्ती, भाईचारा बढ़ाता है, कॉपरेशन बढ़ाता है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश करता है, बिकॉज अगर डिस्ट्रक्शन या वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो सब में इक्वल होगा। एंड देन सपोर्ट्स सोवरेनिटी, तो एक दूसरे की सोवरेनिटी को मेंटेन रखना, मतलब कि स्टेट्स के ऊपर किसी का राज नहीं है, स्टेट अपने डिसीजन लेने के लिए खुद सोवरेन है, ठीक है। तो स्मॉल स्टेट्स आर आरंट इजीली ओवररन, तो स्मॉल स्टेट्स जो है उनको बचाता है
ताकि वो ओवररूल ना हो जाए किसी और पावरफुल स्टेट के थ्रू, उनको रूल ना कर लिया जाए, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन। तो क्या क्रिटिसिज्म है बैलेंस ऑफ पावर एंड क्या लिमिटेशन है समझ लेते हैं। फेल्स टू प्रिवेंट वॉर, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, फेल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 अकर डिस्पाइट बैलेंस एफर्ट, तो बैलेंस एफर्ट के बाद भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। देन कैन ट्रिगर आर्म रेस, तो आर्म्स मतलब हथियारों की रेस को ट्रिगर करता है ताकि बैलेंस किया जा सके दूसरे की पावर को। एंड देन इनकरेजेस एग्रेसिव अलायंस, ठीक है, तो अलायंस होती है पर एग्रेसिव होती है, मतलब दूसरे को रोकने वाली होती है, ठीक है। ब्लॉक्स में प्रोवोक रेदर देन प्रिवेंट वॉर्स, ठीक है, तो ब्लॉक्स जो बने, जो अलायंस ब्लॉक बने वो प्रोवोक कर सकते हैं वॉर को, रेदर देन उनको बनाया किस लिए गया था, वॉर रोकने के लिए, और वो हो कह सकता है उसका उल्टा, वो वॉर को प्रोवोक कर सकते हैं, ठीक है। देन नॉट एप्लीकेबल टू नॉन स्टेट थ्रेट्स, ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो नॉन स्टेट थ्रेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर डज नॉट अकाउंट फॉर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और साइबर वॉरफेयर, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर इस चीज का काउंटर नहीं करता। देन एथिकल कंसर्न्स, तो एथिकल कंसर्न्स जो है वो क्या है, इट जस्टिफाइज वॉर्स एक्सप्लॉयटेशन अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है, तो अनएथिकल भी हो जाता है कभी कभार, बिकॉज वॉर और एक्सप्लॉयटेशन को ये प्रमोट कर देता है फॉर द सेक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स अगर देखें क्या है बैलेंस ऑफ पावर के, तो सबसे पहला आता है रियलिज्म, ठीक है, जिसका एक कंसेप्ट है पूरा, दैट इज सेंट्रल मैकेनिज्म टू इंश्योर सर्वाइवल, तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है, एक सेंट्रल मैकेनिज्म है ताकि सर्वाइवल को इंश्योर किया जा सके। देन नियो रियलिज्म मतलब नेचुरली इमर्जेस ड्यू टू एनार्की एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अकॉर्डिंग, न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो बैलेंस ऑफ पावर है वो नेचुरल आउटकम है, किसकी वजह से, एनार्की की वजह से, जहां पे कोई सेंट्रल पावर नहीं है इस वजह से, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेचुरल आउटकम है बैलेंस ऑफ पावर। देन लिबरलिज्म को अगर देखें तो प्रेफर्स कॉपरेशन थ्रू इंस्टीट्यूशंस रेदर देन बैलेंस, ठीक है, तो जो लिबरलिज्म वाले थिंकर्स है, लिबरलिज्म का जो स्कूल है वो क्या कहता है, वो ये चाहता है कि जो कॉपरेशन है बिटवीन द नेशंस वो होना चाहिए रेदर देन कि इंस्टीट्यूट एक दूसरे को बैलेंस करे, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिविज्म को क्या कहता है, फोकस ऑन हाउ बैलेंस डिपेंड्स ऑन शेयर्ड आइडियाज एंड आइडेंटिटी, ठीक है, तो बैलेंस किस पे डिपेंड करना चाहिए, शेयर आइडियाज एंड आइडेंटिटी पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। देन मार्क्सिज्म के हिसाब से अगर देखें तो क्या है, सीज बैलेंस एज अ कवर फॉर कैपिटलिस्ट पावर स्ट्रगल, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है, इट इज अ कवर फॉर कैपिटलिस्ट पावर स्ट्रगल, तो कैपिटलिस्ट लोगों का जो पावर स्ट्रगल है उसका कवर है बैलेंस ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाता है इस टॉपिक का, ये कंक्लूजन आप लोग एक बार देख लोगे फॉर फ्रेमिंग योर कंक्लूजन। देन यहां पर हमारा ये कंक्लूजन हो जाता है खत्म, ठीक है, तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस 3 ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 इज ओवर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।